अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 से भी है। और यही सवाल सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकायदा 4 नंबर का सवाल भी ये बाकायदा पूछा जाता है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चले कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, जिसका फॉर्मूला है C2H4। याद रहे इथीन का कॉमन नाम इथाइलिन भी है, तो पेपर में थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन, नॉट इथाइन। इथाइन का कॉमन नाम है एसिटाइलिन, इथाइन एक अलग चीज है। इथाइलिन जो है बाकायदा कहा जाता है कि उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बताएं तो वो इथीन की ही बात हो रही है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, इन इथीन मॉलिक्यूल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इथीन के अंदर जो कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हमने इससे पहले जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कस की है और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा, वो जरूरी है, तो ही आपको ये समझ में आएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, व्हेन 1s and 2p orbitals are combined to form 3 orbitals of same shape and energy, this hybridization is known as sp2 hybridization। हमने कहा जब एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में जब कंबाइन होते हैं, जिसके नतीजे में नए बनने वाले ऑर्बिटल जो होते हैं वो 3 होते हैं, जिनकी शेप और एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। इस हाइब्रिडाइजेशन को हम नाम देते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। अब देखें भाई, कार्बन की अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ये डेफिनेशन समझ में आएगी आपको। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ऑफबा प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या होगी, 1s2 2s2 2px2। 2py के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और ऑफबा ने कहा था कि इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के मुताबिक, ऑफबा के मुताबिक जो है इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के मुताबिक जो है वो क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉन फिल किए जाए। तो 1s पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2px आ गया तो 2px2 हो गया। जबकि इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं, 2py 0 और 2pz 0 है। यानी हाइब्रिडाइजेशन में शर्त है कि जो मिलने वाले ऑर्बिटल्स हो ना, उन तमाम के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन शामिल हो। तो y के पास 0 है, z के पास 0 है, इसका मतलब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ऑफबा के मुताबिक। फिर इसके बाद आ जाते हैं होन्स रूल। होन्स रूल ने कहा कि तब तक सब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे जब तक सबके पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन ना हो। यानी क्या होगा, 1s2 2s2। 2px में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे जब तक y को अपना एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए, z को अपना इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। तो लिहाजा ये क्या होगा, 2px1 2py1। 2pz के पास अब भी 2pz के पास अब भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फिर इसके बाद एक थ्योरी आ जाती है जो कि हमने इथेन में भी डिस्कस किया था, वो है एक्साइटेड स्टेट थ्योरी। एक्साइटेड स्टेट थ्योरी के अंदर क्या है कि जब भी कार्बन किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाता है वो एक्साइटेड स्टेट में आता है और एक्साइटेड स्टेट में s से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलकर, एक्साइटेड स्टेट में s से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में आ जाता है, p के पास आ जाता है। यानी यहाँ क्या था, 1s2, ये था 2s2 2px1 2py1। अब 2pz 0 हो रहा है ना, तो इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, s को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। s से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल कर p के पास आता है। अब तमाम के पास अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी। ये एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s और 2 p जो है वो आपस में जुड़ेंगे, जिसके नतीजे में नए बनने वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे वो 3 होंगे। pz ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लिहाजा वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये ऐसे ही अलग है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से एक s के साथ 2 p जुड़ रहे हैं। और ये याद रखना कि कब sp3 होगी, कब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, कब sp होगी, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर। याद रहे कि 2 कार्बन जो है ना,
दो कार्बन 6 हाइड्रोजन के साथ जुड़ने की सलाहियत रखते हैं, जैसा कि हमने इथेन में बात की थी, दो कार्बन 6 के साथ जुड़ते हैं। लेकिन अगर दो हाइड्रोजन अगर कम है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, और अगर दो मजीद कम हो जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp C2H2। तो C2H6 है तो sp3, C2H4 है तो sp2, C2H2 है, यानी इथाइन की जब हम बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां sp। तो लिहाजा यहां दो हाइड्रोजन कम है ना, C2 के साथ S6 होने चाहिए थे, लिहाजा दो कम है, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। एक S के साथ दो P जुड़ेंगे, PZ ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब मैं इसकी डायग्राम यहाँ बताता हूँ कैसे बनेगी। यहाँ देखें भाई, ये S है, S की जो शेप होती है वो स्फेरिकल है, ये PX है X एक्सिस पे है, ये PY है जो कि Y एक्सिस पे, और ये PZ Z एक्सिस पे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक S के साथ दो P क्या होते हैं, जुड़ते हैं, जिसके नतीजे में नए बनने वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने हैं, 3। और ये जो शेप है ना, ये शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। ये शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। नए बनने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो 3 है। अब पहले कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है वो क्या हो रही है, sp2। एक S के साथ दो P जुड़ रहे हैं, नए बनने वाले ऑर्बिटल कितने हैं, 3। इसी तरीके से जो दूसरा कार्बन है उसमें भी sp2 हो रही है, तो लिहाजा मुझे एक और ट्राइगोनल प्लेनर बनाना, लिहाजा मुझे एक और ट्राइगोनल प्लेनर बनाया, दो कार्बन होकर जुड़ गए। अब PZ ने पार्टिसिपेट नहीं किया, PZ ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो क्या होगा, PZ जैसा है वैसा ही रहेगा, PZ जैसा है वैसा ही रहेगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ी सी शेडिंग कर देता हूँ ताकि डायग्राम के लिहाज से मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकूँ कि ये इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। ओके भाई, ओके। अब हुआ क्या, बकिया जो है, यहाँ जो कार्बन ने जो बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, जो कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से होती है। और इसी तरीके से जो अनहाइब्रिडाइज हैं उन्होंने एक और बॉन्ड बनाया, और ये बॉन्ड कहलाता है, ये वीक बॉन्ड होता है और ये कहलाता है पाई बॉन्ड। यानी एक सिग्मा बॉन्ड है और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है ये क्या है, पाई बॉन्ड। अब एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा। मतलब दो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने अटैच हो रहे हैं, दो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है वो 4 अटैच हो रहे हैं। इस तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना, और ये क्या बना, पाई बॉन्ड। इसी तरीके से ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अगर एप्टीट्यूड में पूछा जाए कि इथीन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो हमारे पास आंसर होगा 5, 1 2 3 4 5। और पाई बॉन्ड कितने हैं, 1। ये हमें क्या करनी है, इसकी ज्योमेट्री बनानी है, जो कि यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो आपने पेपर में ये वाली बना लेनी है। फिर इसकी एक और डायग्राम जो होती है कि भाई यहाँ एक सिग्मा और एक पाई है ना, तो कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड, और 4 हाइड्रोजन जो है वो जुड़ गए हैं। इस तरीके से भी डायग्राम बनाई जाती है। और इनके दरमियान जो है, देखो ये पंखे के 3 पड़ों की तरह है ना, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो कौन सा होता है, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री का क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। तो अब हम इसकी बात करते हैं शेप की। ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन द shape of ethene molecule is trigonal planar। ये शेप क्या कहलाती है, ट्राइगोनल प्लेनर कहलाती है। तो हमने कहा ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन द शेप ऑफ इथीन मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर। ये शेप जो है ना, ये जो बनी, इस शेप को हम ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करते हैं, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन द बॉन्ड एंगल, आगे सेंटेंस का इजाफा कर लेते हैं और अच्छा हो जाएगा, द बॉन्ड एंगल इन इथीन मॉलिक्यूल, द बॉन्ड एंगल इन इथीन मॉलिक्यूल इज 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना था, 120 डिग्री। फिर इसी तरीके से एक बात जहन में रखिएगा, कार्बन के दरमियान जब भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। जब भी डबल बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और जब भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ होगी 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ क्योंकि डबल जो है वो बॉन्ड बन रहा था ना, एक सिग्मा था और एक पाई बॉन्ड था, तो लिहाजा बॉन्ड लेंथ कितनी आना चाहिए, 1 in ethene the bond length of carbon atom the bond length between carbon atom is
1.34 एंगस्ट्रॉम। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ कितनी होगी 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो पेपर में जब आपके पास आएगा तो आपने ये हेडिंग लगानी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रोसेस, और यहाँ तक पूरा प्रोसेस लिखने के बाद ज्योमेट्री जो है वो आपने ये भी बनानी है, ये भी बनानी है। फिर इसके बाद जो है वो ये डायग्राम बनानी है आपने, और शेप, बॉन्ड और ये लाइन। फिर इसके बाद जो है पेपर में हो सकता है आपसे कहा जाए लेविस स्ट्रक्चर, जो कि फर्स्ट ईयर में अलग से आता है, सेकेंड ईयर में इतना नीड नहीं होती। तो लेविस स्ट्रक्चर जिसे डॉट और क्रॉस डायग्राम भी हम कहते हैं। तो डॉट और क्रॉस डायग्राम आपके पास क्या होगी, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब एक कार्बन के, देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक कार्बन के अगर इलेक्ट्रॉन को मैं अगर डॉट से बना रहा हूं तो दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं बनाऊंगा क्रॉस से। याद रखिएगा, डॉट एंड क्रॉस का ये रूल है। ये क्रॉस से हो गया यहाँ। अब इसी तरीके से यहाँ इनके दरमियान जो बॉन्ड था वो डबल था ना, तो लिहाजा मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई ऐसे करूंगा कि यहाँ जो है 2 डॉट कर लिए, बकिया 2 साइड पर जो है ना मैं ये 2 डॉट कर लेता हूँ। इसी कैसे यहाँ क्रॉस हो गया, क्रॉस, ये शो कर रहा है डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ क्रॉस है और यहाँ क्रॉस है। अब कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 4। तो जिस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से शो किया है ना, तो उसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो करूंगा। ये क्रॉस से हो गया, और जिस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से शो किया है उसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से शो करूंगा। तो ये हमारे पास जो डायग्राम है ये कहलाती है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। अगर आपसे कहा जाए डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बना के बताओ या लेविस स्ट्रक्चर ऑफ इथीन बनाओ, तो आपने ये पेपर में बनाकर आना होता है। तो यहाँ जाकर जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।